हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे 15 यूनिट का टॉप 200 क्वेश्चन। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने टॉप 100 क्वेश्चन कल के वीडियो में कंप्लीट किया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपके एग्जाम बिहार स्टेट 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस और पैटर्न के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न था उस पर मैंने रेडी किया हुआ है, जो आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बिना मिस किए एग्जाम देने बिल्कुल मत जाना। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, किस टॉपिक को कंप्लीट करके जाना है। आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बताया जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्योंकि हमने कल के वीडियो में 100 क्वेश्चन देख लिया था जो काफी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज हम टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करना अटेम्प्ट करने के लिए, और कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। क्योंकि सारे क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी एफर्ट काफ़ी टाइम लगा हुआ है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक शोध डिजाइन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिसर्च डिजाइन? पहला ऑप्शन डेटा एकत्र करना, ऑप्शन बी है शोध आयोजित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना, या ऑप्शन नंबर सी डेटा का विश्लेषण करना, या ऑप्शन नंबर डी रिपोर्ट लिखना। तो क्वेश्चन 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। यह एक ऐसा खाका होता है जो कि बताता है कि शोध कैसे आयोजित किया जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अध्ययन जो शोध होते हैं उनकी प्रश्नों को काफी ज्यादा रिसर्च किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन सा डाटा संग्रह की एक तकनीक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन? पहला ऑप्शन प्रतिचयन, प्रश्नावली, कोडिंग या सरलीकरण। तो क्वेश्चन 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, शोध में वैधता की अवधारणा किसे संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। याद रखिएगा, वैधता जो वैलिडिटी होता है वो इस बात पर संदर्भित करता है कि एक विधि कितनी भी सटीक रूप से उस चीज को मेजर करता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के उदय का कारण क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन औद्योगिक और राजनीतिक क्रांतियां, ऑप्शन बी है धार्मिक आंदोलन, जैविक खोजें या गणितीय सिद्धांत। सबसे पहले आपको मैंने कल के वीडियो में बताया भी था कि जो समाजशास्त्र के जो फादर हैं अगस्त कम्टे को माना जाता है, और कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में, जब विद्वानों ने औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति जैसे राजनीतिक उथल पुथल के से आए बड़े पैमानों पर सामाजिक परिवर्तनों को समझने की कोशिश की। तब जाकर आपका समाजशास्त्र का उदय हुआ था। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे समाजशास्त्र का संस्थापक पिता नहीं माना जाता है? क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। पहला ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, कॉल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या सिगमुंड फ्राइड। अगर ध्यान से ऑप्शन को आप देखोगे तो अगस्त कॉम्टे, कॉल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ये तीनों आपके समाजशास्त्री के। सिर्फ एक ऑप्शन है आपका सिगमुंड फ्राइड, जो कि समाजशास्त्रीय नहीं है। ये सिगमुंड फ्राइड एक तरह के मनोविश्लेषण के साइकोलॉजी के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने 3 आयाम बताए थे, मन, चेतना का, ईद, ईगो, सुपर ईगो। जो आपके सोशोलॉजी में ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सिगमुंड फ्राइड एक साइकोलॉजिकल थे जिन्होंने 3 आयाम बताए थे। तो क्वेश्चन 105 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? कॉल मार्क्स,
एमेल्डोर किम, हार्वर्ड स्पेंसर या मैक्स वेबर। बहुत का कमेंट आया था क्वेश्चन इतना हार्ड पूछेगा कि नहीं पूछेगा। देखो क्वेश्चन किसी को नहीं पता, मैं ऐसा नहीं कि झूठ कुछ भी बोल दूं, किसी को नहीं पता क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा या हाई रहेगा। अभी तक जो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए हैं, जो अभी तक जितने भी पेपर हो चुके हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, पेपर 2 में कोई भी क्वेश्चन आपको इजी नहीं आ रहा, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 23 और 24 को मिलाकर 8 से 10 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, जो डिट्टो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ अगर आपने तैयारी की होगी, तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आप आसानी से बना पाओगे। अगर सिर्फ आपने रट्टा मारा होगा तो सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन ही आपको सेम टू सेम मिलेंगे, जो आप आसानी से देखते ही आंसर टिक आउट कर पाओगे। लेकिन आपको क्वेश्चन जो होगा इजी नहीं मिलेगा। 23 और 24 का जैसा क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा। जो मैंने क्वेश्चन रेडी किया टॉप 200, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने रेडी किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए आप हर क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करके जाना। जो मैंने पेड नोट्स के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर भी दिया है, उसे एक बार जरूर देख लेना। जिन्होंने पेड नोट्स नहीं लिया है, तो यूट्यूब पे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हुए हैं, जैसे कि कॉल मार्क्स, हैव एमिलदूर की, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हर टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में जरूर पूछेगा भी। तो यूट्यूब पे मैंने हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो उस टॉपिक को जाकर आप टॉप 30 क्वेश्चन अगर कवर कर लेते हो, तो 100% सेम क्वेश्चन या फिर इससे लैंग्वेज को चेंज करके सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% जरूर मिलेगा। तो बस बिना टेंशन लिए भी आपको पॉजिटिव रहकर आपको क्वेश्चन को तैयारी करनी है। बस इतना सोचो कि आप आसानी से पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। कंफ्यूजन में कोई भी गलत आंसर टिक आउट मत करना, नहीं तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप आंसर जानते हो भी कंफ्यूज होकर आंसर टिक आउट कर देते हो। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है, सिर्फ एक लैंग्वेज में क्वेश्चन को बिल्कुल मत रीड करना। अगर जो क्वेश्चन समझ ना आए तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ना और कोशिश करना क्वेश्चन समझने का। क्वेश्चन समझ जाओगे, आंसर आप ऑटोमेटिक बता पाओगे। तो क्वेश्चन 106 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना था। तो हार्बर्ट स्पेंसर, बहुत का आंसर सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। कोई भी डाउट होता है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की वेस्टिन की अवधारणा का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, वेस्टर्न एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ, जो कि समाजशास्त्र में एक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, जहां पर शोधकर्ता उन अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं जहां पर व्यक्ति अपने कार्य से जुड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकट और अप्रकट कार्य की अवधारणा किसने दी है? पहला ऑप्शन रॉबर्ट के मर्टन, टालकोट पार्सन्स, एमएल दुर्किम या कॉल मार्क्स। तो क्वेश्चन 108 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक प्राप्त स्थिति जो अर्जित हैसियत का उदाहरण माना जाता है? पहला ऑप्शन बेटा, डॉक्टर, बैन या राजकुमार। अचीव स्टेटस। क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन में पूछा गया अचीव, जो आप हासिल करते हो, जो आप अर्जित करते हो। बेटा होना कोई अर्जित नहीं होता, आप ये जैविक, ये आपका सेक्सुअल होता है। तो बेटा बेटी आपका कोई भी इसमें अर्जित नहीं करते हो। बहन होना कोई भी अर्जित नहीं है। ना आप प्रिंस हो, ना कोई इसका कोई हैसियत है, ना कोई इसका अर्जित है। डॉक्टर आप खुद के बलबूते पे बनते हो, खुद की काबिलियत पे बनते हो, जिसे आप अर्जित करते हो, जिसे आप अचीव करते हो। और क्वेश्चन में पूछा गया था अचीव का एग्जाम्पल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नेटवर्क नेटवर्क की अवधारणा किससे संदर्भित करती है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण का प्राथमिक कार्य क्या है? तो क्वेश्चन 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, एक अल्पसंख्यक समूह अक्सर की विशेषता कौन सी है? बात की जाए अल्पसंख्यक की मुख्य विशेषता के बारे में तो याद रखिएगा, एक अल्पसंख्यक समूह के आवश्यक रूप से संख्या को परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके सदस्यों की शक्ति की कमी और इसके इफेक्टिव समूह की तुलना में भेदभाव का सामना करने की परिभाषित किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन अस्थिरीकरण की एक बंद प्रणाली है? क्लोज सिस्टम पूछा गया है आपको इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्लोज सिस्टम है? वर्ग, जाति, स्टेटेड या स्टेटस ग्रुप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कास्ट। याद रखिएगा, जाति व्यवस्था एक बंद अस्थिकरण प्रणाली है जहां पर सामाजिक स्थिति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, कौन सी कास्ट हो। अस्थिकरण का कार्यात्मक सिद्धांत प्रमुख रूप से किसने दिया था? कॉल मार्क्स ने, किंग्सले डेविस ने, या मैक्स वेबर ने, या रॉल्फ डैंड्रॉफ ने? ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके पेपर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविस और ठीक है मूरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूरे ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता को कौन संदर्भित करता है? अपने जीवन काल के भीतर गति, ऑप्शन बी है पीढ़ियों के बीच गति, देशों के बीच गति, या नौकरियों के बीच गति? तो क्वेश्चन 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पक्षमीकरण की अवधारणा पर चर्चा की गई थी। आपको बताना है कि भारत में पक्षमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा चर्चा की गई थी? पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, जी एस घोरिये, लुई ड्यूमो, या आंड्रे बिटाइल? तो क्वेश्चन 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास। किसने प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की अवधारणाओं के माध्यम से जाति व्यवस्था का वर्णन किया था? पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, लुई ड्यूमो, बी आर अम्बेडकर, या ए सी दुबे? एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, होमो हायरकीकिस। एक पुस्तक थी जिसमें लुई ड्यूमो ने इसमें तर्क दिया था कि जो आपकी प्योरिटी होती है, जो आपकी पॉल्यूशन होती है, उनकी विचारधारा जाति व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत से मिलती है। तो क्वेश्चन 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक ग्रंथों में वन व्यवस्था किसे संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, छुआछूत की प्रथा मुख्य रूप से जाति व्यवस्था को किस पहलू से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन वर्ण, जाति, कर्म, या धर्म? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छुआछूत एक ऐसी प्रथा है जहां पर जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई मानी जाती है, जहां पर कुछ समूह को इतना अशुद्ध माना जाता था कि उनका स्पर्श अपवित्र करने वाला माना जाता था। वो आपको टच कर ले तो ऐसा माना जाता था कि आप अपवित्र हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिनियम में हुआ था? इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम में अनटचेबिलिटी शेड्यूल कास्ट से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। तो पूछा जा सकता है कि शेड्यूल कास्ट पहली बार कब अधिनियम इसका पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति शब्द का पहली बार प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, जिसमें इन समुदायों को रिप्रेजेंट का प्रावधान माना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने जाति को सार्वभौमिकरण पर जोर दिया था? ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। दीपांकर गुप्ता ने तर्क दिया था कि जाति विनिमय और आत्मनिर्भरता की एक प्रणाली से हटकर एक सार्वभौमिक पहचान बनानी चाहिए, जहां पर जाति समूह और उनकी शक्ति उनके संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले असतत इकाइयों के रूप में कार्य करे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी जाति की अवधारणा सबसे प्रासंगिक किस संदर्भ में है? पहला ऑप्शन है शहरी राजनीति, गांव अध्ययन, औद्योगिक परिवेश या वैश्विक प्रवासी। तो क्वेश्चन 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का प्राथमिक फोकस क्या था? पहला ऑप्शन भूमि सुधार, ऑप्शन बी है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, श्रम अधिकार या भाषाई राज्य। तो क्वेश्चन 123 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। याद रखिएगा, पूना पैक्ट जो है कब हुआ था? तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1932 में, जहां पर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, जहां पर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के अनुसार ब्रिटिश सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में गांधी जी के उपवास का परिणाम माना जाता है। इस समझौते के कारण सामान्य निर्वाचक मंडल के भीतर दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें बनाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17? ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इससे रिलेटेड मैंने दो क्वेश्चन कल के वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराया था, और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएगा। जब आप पेपर देने जाओगे आपको पता चल जाएगा। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 17 आपको छुआछूत को समाप्त करता है और इसकी किसी भी रूप में अभ्यास निषिद्ध माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन जाति व्यवस्था के मजबूत आलोचक थे और इसके उन्मूलन की वकालत करते थे? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजा राममोहन राय? तो क्वेश्चन काफी आसान है, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत के कड़े आलोचक माने जाते थे। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जाति व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ओ प्रक्रिया जहां पर एक जाति शाकाहार और मद निषेध अपनाकर जाति पदानुक्रम में ऊपर उठने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कल सेम इससे रिलेटेड हमने कल के वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, जिसमें सेम क्वेश्चन था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप आसानी से आंसर बता पाओगे। तो ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा, जो एक ऐसी संस्कृति जहाँ पर एक निचली जाति या कोई ऐसी जनजाति जो अपने रीति रिवाज, अनुष्ठानों, विचारधाराओं और जीवन के तरीकों को एक उच्च स्तर जाति में जीने की कोशिश करते हैं, उनकी देखा देखी करते हैं, उसे कहते हैं संस्कृतिकरण।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक एक प्रमुख उत्प्रेरक माना जाता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। और अभी तक बहुत लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट हमें बनाने में 3 से 4 दिन का समय लगा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक भारत में जजमानी प्रणाली किसे संदर्भित करता है? हमेशा जजमानी प्रणाली से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इसे भी ध्यान से आप याद रखिएगा जजमानी व्यवस्था के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले आप मुझे ये बताओ, उसके बाद मैं आपको जजमानी व्यवस्था के बारे में कुछ टर्म बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जजमानी प्रणाली वस्तुओं में जो सेवाएं होती हैं उनमें एक आदान और प्रदान की एक गैर बाजार पारंपरिक प्रणाली मानी जाती है, जहां पर मुख्य रूप से गांव में एक उच्च जाति और सेवा जातियों के बीच देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इरावती कर्वे समिति किससे संबंधित है? आपने नाम सुना होगा इरावती कर्वे का, जो हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन इन टॉपिक से बनता भी है। तो इसका बताइए इरावती कर्वे किस समिति से संबंधित है? पहला ऑप्शन आदिवासी कल्याण, जाति जनगणना, महिला शिक्षा या भूमि सुधार। बात की जाए इरौती कर्वे के बारे में, तो एक प्रख्यात समाजशास्त्री और नृविज्ञानी मानी जाती हैं, जो कि भारत में रिश्तेदारी और जाति पर अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने सामाजिक संरचना की समझ में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि जाति संबंधी अध्ययन और जनगणनाओं के लिए एक मौलिक आधार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कास्ट। अगला क्वेश्चन है, जाति अपने आप में और जाति अपने लिए की अवधारणा किसने दी है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कास्ट इन इटसेल्फ और कास्ट फॉर इटसेल्फ, इसकी कंसेप्ट किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने, लुई ड्यूमो ने, आंद्रे वेटाइल ने या दीपांकर गुप्ता ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, दीपांकर गुप्ता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक विधि का विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के संदर्भ में स्कूल से संबंधित है? पहला ऑप्शन टालकोट पार्सन्स, रॉबर्ट रॉल्फ या इमाइल दुर्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, रॉल्फ डेंड्रॉफ। याद रखिएगा, रॉल्फ डेंड्रॉफ संघर्ष सिद्धांत में एक प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, जिन्होंने तर्क दिया कि जो कन्फ्लिक्ट स्कूल होता है वो सभी समाजों के लिए एक मौलिक पहलू है। आइडियल टाइप की अवधारणा किससे संबंधित है? कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आइडियल टाइप की अवधारणा आपके मैक्स वेबर से संबंधित है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में बात की हुई है? पहला ऑप्शन मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्किम या विल्फ्रेडो पैरेटो। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने टोटल सिर्फ 34 क्वेश्चन ही बनाए हुए हैं, हमें टोटल 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा सा हम फास्ट करते चलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में कौन आत्महत्या के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आत्महत्या से बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि आत्महत्या कब प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा 1897 में, जहां पर एमिल दुर्किम का मौलिक कार्य। ये भी सवाल बन सकता है कि एमिल किसके द्वारा आत्महत्या लिखी गई है? तो याद रखिएगा एमिल दुर्किम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एमिल तुर्की, जो कि समाजशास्त्र का एक आधारभूत अध्ययन माना जाता है, जहां पर सांख्यिकीय डाटा का उपयोग ये दिखाने के लिए किया गया था
सामाजिक शक्तियाँ अत्यधिक व्यक्तिगत कार्य को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। निम्नलिखित में किसने सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी है? सोशल एक्शन किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। याद रखिएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड एक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि मानव अंतःक्रिया के मूल तत्वों के रूप में प्रतीकों और भाषा पर सबसे ज्यादा इन्होंने जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में बात की हुई है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सोशियोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन के से संबंधित है? सी राइट मिल्स, टालकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन या मैक्स वेबर? तो याद रखिएगा, सी राइट मिल्स आपके राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ड्रामाटुर्जी के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है गॉफमैन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, टालकॉट पार्सन्स या मैक्स वेबर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गॉफमैन। निम्नलिखित में किसने फोकवेज और मोरेस के बारे में बात की हुई है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम ग्राम समनर ने। निम्नलिखित में कौन लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल बन पूछा जा चुका है कि लुकिंग ग्लास सेल्फ किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स हॉटन कूली, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑर्विन गॉफमैन या टालकॉट पार्सन्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, चार्ल्स हॉटन कूली, जिन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा बताई कि कैसे हमारी जो सेल्फ कंसेप्ट होती है, दूसरों को हम कैसे देखते हैं, उसके प्रति हमारी अवधारणा कैसे आकार लेती है, कैसे चेंज होती है उनको दूसरे को देखकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन एंथ्रोमेटोलॉजी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने सामाजिक विनिमय सिद्धांत के बारे में बात की हुई है? पहला ऑप्शन जॉर्ज होम्स, पीटर ब्लाउड या ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं? तो जो भी सी आंसर बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन स्ट्रक्चरेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं? एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी है पियरे, ऑप्शन सी है हवरमास या ऑप्शन डी है टालकॉन्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सांस्कृतिक पूंजी के बारे में बात की हुई है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से संबंधित है? बात की जाए वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में तो आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है एक तरह का वैश्विक आर्थिक प्रणाली मानी जाती है, जिसके दुनिया के इतिहास में और सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करता है, जिसमें कोर, सेमी, पेरीफेरी और
पेरीफेरी देशों में विभाजित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? द एमैनुअल वालस्टीन, जो कि वर्ल्ड सिस्टम सिद्धांत के वैश्विक आर्थिक प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने रिस्क सोसाइटी के बारे में बात की हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। निम्नलिखित में कौन कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि जुर्गेन हॉबरमास ने कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी के जितने भी आपके आधुनिक समाज में एक सामाजिक एकीकरण और उनके डिस्करेज अचीविंग सोशल इंटीग्रेशन थे, उसकी भूमिका पर काफी ज्यादा इन्होंने जोर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सोसाइटी के मैकडोनाल्डीकरण के बारे में बात की हुई है? क्वेश्चन 150 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जॉर्ज रिचर्ड। अगला क्वेश्चन, निवास का वो नियम जहां पर एक विवाहित जोड़ा पत्नी के माता पिता के साथ या नजदीक रहता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बता दें कि आपको हर तरह का क्वेश्चन देखने को मिला होगा। यूनिट 1 से लेकर हमने यूनिट 15 तक हर जितने भी आपके टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चन रेडी किया हुआ है। तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे, हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा एक दूसरे से, क्योंकि इस टॉप 200 क्वेश्चन में हमने सिलेबस के हर एक टॉपिक को डिटेल कवर करते हुए 200 क्वेश्चन रेडी किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 151 में पूछा गया है कि ऐसा निवास जहाँ पर एक विवाहित जोड़ा पत्नी के माता पिता के साथ या नजदीक रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मातृ लोकल, जो आप घर की जमाई, घर जमाई बोलते हो, जहाँ आपकी सास होती है उनके साथ उनके आप नजदीक रहते हो। तो मातृ लोकल निवास तब होता है जब एक जोड़ा पत्नी के माता पिता के साथ नजदीक रहता है या कुछ उनके समाज में रहता है। जैसे कि आप जो सास होती है, लड़की जो होती है, आप उनके फैमिली के साथ रहते हो या उनके टच में रहते हो, उसे कहा जाता है आपको मात्र लोकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है? काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। किनशिप शब्द किसे संदर्भित करता है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि किनशिप किसे संदर्भित करता है। तो याद रखिएगा, किनशिप आपके सामाजिक रूप से जितने भी आपके मान्यता प्राप्त संबंध होते हैं, जैसे कि वैवाहिक या आपके ब्लड रिलेशन जिनके साथ आपका होता है, उन्हें कहा जाता है किनशिप, जैसे कि विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिनका आपका ब्लड का रिलेशन होता है वो आपके किनशिप होते हैं, जैसे कि भाई बहन, ठीक है, ये सब माता पिता, ये सब आपके किनशिप है। एक ऐसा संबंध होता है जहाँ पर आपके ब्लड का रिलेशन नहीं होता, लेकिन आपका उनके साथ आपको सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त होता है, जैसे कि विवाह। ठीक है, तो इस सब आपके किनशिप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक मात्रात्मक प्रणाली में वंश का पता लगाया जाता है? पिता की रेखा, माँ की रेखा, दोनों माता पिता या दादा और दादी? अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो क्वेश्चन में पूछा गया मात्रात्मक किस साइड से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक समय में केवल एक जीवन साथी रखने की प्रथा को क्या कहा जाता है? मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ, उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुत लोग को, मतलब हिंदू में ऐसा मैक्सिमम देखने को मिलता है जहाँ पर एक जीवन साथी होते हैं, उसे कहा जाता है एक विवाह या मोनोगेमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैक्स वेबर के नौकरशाही के आदर्श प्रकार में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन पदानुक्रम, लिखित नियम, अनौपचारिकता या उपरोक्त में से सभी? तो याद रखिएगा, जो आपका नौकरशाही है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, नौकरशाही की दुष्क्रियाएं संदर्भित करती हैं? इसका ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 157 का। तो क्वेश्चन 157 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसके नकारात्मक परिणाम।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक स्वैच्छिक संगठन का उदाहरण माना जाता है? परिवार, रेड क्रॉस सोसाइटी, सेना या पुलिस? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वैच्छिक संगठन क्या होता है। तो एक स्वैच्छिक संगठन का एक ऐसा संगठन होता है जहाँ पर लोग सजा हितों के आधार पर शामिल होने के लिए चुनते हैं, जैसे कि परिवार या सेना सरकार कुछ हद तक अनिवार्य के विपरीत मानी जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, रेड क्रॉस सोसाइटी। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो कल की वीडियो में मैंने इसके बारे में बात भी की थी, जो आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक आजीवन प्रक्रिया है जहाँ पर व्यक्ति अपने संस्कृति के राजनीतिक मूल्य, अपने विश्वास और मानदंडों को से सीखता है और उसे आंतरिक बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक भागीदारी में क्या शामिल है? मतदान, चुनाव चुनाव लड़ना या ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं? बात की जा रही है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप मतदान भी कर सकते हो और आप चुनाव भी लड़ सकते हो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। श्रम का सामाजिक विभाजन किसे संदर्भित करता है? क्वेश्चन 161 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, एक पूर्व औद्योगिक आर्थिक प्रणाली में उत्पादन मुख्य रूप से किस पर आधारित है? बात की जा रही है प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो याद रखिएगा, पूर्व औद्योगिक जितने भी आपके अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी और मानव पशु शक्ति जितने भी आपके सरल उपकरण पारंपरिक तरीकों पर निर्भर मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन एंड एनिमल लेबर। औद्योगिकरण के कारण परिवर्तन कौन से आते हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र में संपत्ति शब्द में क्या शामिल है? भूमि, भवन, बौद्धिक अधिकार या ऑल ऑफ द अबव? तो काफी आसान है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारकों में क्या शामिल है? शिक्षा के स्तर या सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक उच्च संस्थान या उपरोक्त में से सभी? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। मैक्स वेबर के अनुसार तीन प्रकार के अधिकार कौन कौन से हैं? ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो एक बार इसे ध्यान से पढ़ना कि वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं अधिकार के मैक्स वेबर के द्वारा। तो क्वेश्चन 166 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा कि मैक्स वेबर ने तीन प्रकार के वैध अधिकार बताए थे, जो होता है पारंपरिक, जो कि प्रथाओं पर बात करता है। सेकंड होता है कानूनी तर्कसंगत, जो कि कानून और नियमों पर बात करता है। एक होता है करिश्माई, जो कि एक नेता के असाधारण गुणों पर आधारित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन अगला है कि एक राज्यभिन्न समाज में वो है जो कि, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक दल एक लोकतंत्र में आवश्यक है क्योंकि, तो एक पॉलिटिकल पार्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके डेमोक्रेसी में क्योंकि मतदाताओं को विकल्प प्रदान करने के लिए और सरकारें बनाने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पावर एलिट की अवधारणा किसने दी है? सी राइट मिल्स ने, कॉल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने या एमिल दुर्किन ने? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सी राइट मिल्स ने अपनी पुस्तक द पावर एलिट में तर्क दिया था कि जितने भी आपके सैन्य, कॉर्पोरेट और राजनीतिक नेताओं का एक छोटा समूह आधुनिक समाजों में सबसे अधिक शक्ति रखता है, जो कि बिल्कुल सत्य बात है।
अगला क्वेश्चन है, एक अधिनायकवादी समाज में क्या है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन 170 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो दर्शन जो जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारिकता या यथार्थवाद? तो याद रखिएगा, जो दर्शन आपके जीवन के शिक्षा पर जोर देता है उसे कहते हैं व्यवहारिकता, जो कि जॉन ड्यू से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना। शिक्षा संस्कृति का एक साधन के रूप में कार्य करता है। पहला ऑप्शन पुनरुत्पादन, विनाश, अलगाव या ठहराव। तो क्वेश्चन 173 का राइट आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शिक्षा का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन? ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिएगा। तो सबसे एक बेटर ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, अंधविश्वासों को बढ़ावा देना। तो कभी भी आपको शिक्षा का उद्देश्य कभी भी नहीं होता कि अंधविश्वासों को बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन, वो एजेंसी जो प्राथमिक समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन में पूछा गया प्राइमरी, तो आपको एक ऑप्शन सबसे पहले दिख रहा है वो आपका फैमिली है, जो कि प्राइमरी होता है। कल के वीडियो में भी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बात की थी, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो एक एकल परिवार में संरचना में आमतौर पर क्या शामिल होता है? माता पिता और बच्चे, दादा और दादी, चाचा और चाची या सभी रिश्तेदार? तो बात की जाए न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, तो न्यूक्लियर फैमिली जो होती है आपकी एक तरह की संरचना होती है जहाँ पर विवाहित जोड़ा और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, पेरेंट्स विथ चिल्ड्रन। अंतर्विवाह शब्द को अर्थ क्या है? एंडोगैमी। तो कल के वीडियो में मैंने बात भी की थी, जब अपने जाति अपने धर्म के अंदर अपने कास्ट के अंदर शादी करते हैं उसे कहते हैं एंडोगेमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपने समूह के भीतर। मैक्स वेबर में नौकरशाही की अवधारणा की विशेषता क्या मानी जाती है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी था कि जो नौकरशाही होती है एक पदानुक्रम होती है। अगर क्वेश्चन ये सवाल बीपीएससी में पूछ ले तो आप ऑप्शन ई के साथ जा सकते हो, क्योंकि नौकरशाही में लचीलापन, अनौपचारिकता और पदानुक्रम तीनों शामिल होते हैं। लेकिन ऑप्शन में कोई एक चुनना है तो आप पदानुक्रम के साथ जाओगे। अगला क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में वैधता कब प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन बल, लोकप्रिय सहमति, दैवीय अधिकार या सैन्य शक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। शिक्षा में छिपे हुए पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अनपेक्षित सीख। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का विवाह एक महिला को कई पति रखने की अनुमति देता है? मतलब एक लड़की बहुत सारे मल्टीपल बॉयफ्रेंड तो रखती हैं लेकिन हस्बैंड भी रह सकती है, ऐसा कौन सा रूल अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुपतित्व, जहां पर एक महिला अपने कई पति को रखने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन, रिश्तेदारी प्रणाली में जो दोनों माता पिता के माध्यम से वंश का पता लगाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्विपक्षीय, जहाँ पर आपके माता पिता दोनों पता लगाते हैं उनके माध्यम से, तो उसे कहते हैं द्विपक्षीय। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट मिसेस के कुलीन तंत्र का लोन नियम क्या कहता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, शक्ति कुछ में केंद्रित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक प्रणालियों में वैधता किसे संदर्भित करता है? तो बात की जाए पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो वैधता आबादी के बीच एक ऐसा विश्वास माना जाता है जहां पर शासन सरकार के पास अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होता है, जो कि सरकार शक्ति का एक नींव भी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। जॉन डू एक प्रमुख दार्शनिक थे, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जस्ट मैंने आपको बताया भी था कि जो जॉन ड्यू है एक व्यवहारिकता है, जो इन्होंने एक अमेरिका के दार्शनिक माने जाते हैं जॉन ड्यू, जो कि एक शैक्षिक सुधारक भी इन्हें माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक और इनका कोट है जो कि इन्होंने कहा था आर्ट्स ऑफ टीचिंग में, ये विश्वास करते हैं करके सीखने पे। अगर आपसे पूछ ले कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डूई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मेरिटोक्रेसी शब्द एक ऐसी प्रणाली है जो संदर्भित करती है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? और हमारे पास 14 क्वेश्चन है, तो हम जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं और आपको बताऊंगा कि एग्जाम के लास्ट टाइम पे आपको क्या क्या करना चाहिए जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। तो क्वेश्चन 186 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समाज शास्त्र में शिक्षा के माध्यम से समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन काफी आसान है, मल्टीपल टाइम मैंने बताया होगा। समाजीकरण का अर्थ होता है आपका किसी भी समाज में प्रमुख कार्य समाजीकरण होता है, जिसमें एक समाज के मूल्य, मानदंड, संस्कृति को इसके सदस्यों तक पहुंचाना शामिल होता है, जिसमें सामाजिक एकजुटता सुनिश्चित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अर्विंग गोफमैन द्वारा परिभाषित कुल संस्थान में क्या शामिल है? स्कूल, जेल, अस्पताल या ऑल ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अर्विन गोफमैन में कुल संस्थानों को एक ऐसे स्थानों में परिभाषित किया था जहां पर लोगों को व्यापक समाज में काट दिया जाता है और एक संलग्न औपचारिक रूप से प्रशासित जीवन व्यतीत करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि जेल, बोर्डिंग स्कूल और मानसिक अस्पताल इसमें शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में पात्र चार सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रणालियों में ट्रैकिंग किसे संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, छात्रों को क्षमता के आधार पर इसे समूहित करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, परिवार के संदर्भ में दोहरा बोझ किसे संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। याद रखिएगा, दोहरा बोझ या दोहरा दिन उन लोगों पर, आमतौर पर महिलाओं के काम के बोझ को संदर्भित करता है जो वेतन के लिए काम करते हैं, लेकिन अवैतनिक घरेलू काम और बच्चों की देखभाल का प्राथमिक जिम्मेदारी भी इन्हें होता है। अगला क्वेश्चन, गरीबी का अस्थिकरण किसे संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। राजनीतिक समाजशास्त्र में नागरिक समाज में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। शिक्षा में डिजिटल डिवाइड किसे संदर्भित करता है? तो याद रखिएगा, आज के टाइम पे जो डिजिटल डिवाइड है उसे बोलते हैं आईसीटी, ठीक है, जो कि इंडियन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी में, जहाँ पर आपके जनसंख्यीय क्षेत्र के बीच अंतर आधुनिक सूचना और जितने भी आपके टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है उसे पहुँचाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इनकी कोई भी सीमा नहीं होती है, इसे भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता मानती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सेवा क्षेत्र का वर्चस्व। अगला क्वेश्चन, जीवन के अवसर की अवधारणा किसने विकसित की है? बात की जा रही है लाइफ चांसेस का कंसेप्ट किसके द्वारा डेवलप या किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखिएगा मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शैक्षिक दर्शन में प्रगतिवाद किस पर जोर देती है? बात की जाए प्रगतिवाद की तो रटने वाली शिक्षा पे तो बिल्कुल भी जोर नहीं देगी। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया भी था कि जो आज की सिस्टम में जो आपका एनसीएफ है वो आपके चाइल्ड सेंटर लर्निंग पर सबसे ज़्यादा जोर देता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक गतिशीलता में ग्लास सीलिंग संदर्भित किसे करती है? क्वेश्चन नंबर 199। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाज में मैक्रोइकोनॉमिक्स थीसिस किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नाम था जॉर्ज रिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आपका टॉप 200 क्वेश्चन खत्म होता है, जहाँ पर हमने 15 यूनिट आपका सिलेबस का हर एक टॉपिक को हमने इसमें कंप्लीट किया है, जो आपके एग्जाम में की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपके एग्जाम में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले पीवाईक्यू देखना। पीवाईक्यू भले आपको रट्टा मारे हो तो 8 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट समझकर आपने पढ़ा हो तो आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो घुमा फिरा कर क्वेश्चन वही पूछा होगा, बस आपको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। आर्ट्स ऑफ टीचिंग पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप आउट ऑफ 30 आप 20 प्लस नंबर ला सकते हो। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का भी पूछा जा रहा है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको पता होना चाहिए। तो और मेन फोकस करना आप एनसीईआरटी पर 11-12 का मैंने ऑलरेडी क्लासेस कराए हुए हैं आपने यूट्यूब पे। जो पेड नोट्स लिया है उनको भी मैंने नोट्स दिए हैं, उसे आप देख लेना। और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कॉल मार्क्स, एम एल तुर्कीम, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन ड्यूई, ये सब जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए हुए हैं टॉपिक वाइज यूट्यूब पे भी नोट्स पे भी, एक ऐसे टॉपिक है 5 से 7 टॉपिक जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। फैमिली से मैंने इस ऑलरेडी क्वेश्चन कराए हुए हैं, फैमिली से, किनशिप से, ट्राइबल सोसाइटी से, ये सारे टॉपिक 8 से 9 टॉपिक हैं जो आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैक्स वेबर, फिर से मैं लिखता हूँ एम एल दुर्कीम, ठीक है, प्लस आपका हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट के मटन, प्लस फैमिली किनशिप, ट्राइबल सोसाइटी, ये सारे टॉपिक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कवर कर लेना। अगर इतना कर ले तो आसानी से आपका पेपर अच्छा जाएगा। मैंने पेड नोट्स के अंदर और यूट्यूब पे दोनों कराए हुए हैं, तो आप जिस पे आपको बेटर लगे आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आपके लिए मेरे तरफ से आपको ऑल ऑफ द बेस्ट। मेरा हमेशा प्रे रहेगा कि आपका सबका पेपर क्वालिफाई हो और सब आप अच्छे मार्क्स से आप पेपर क्वालिफाई करके बीपीएससी टीआरई 4 में फिर से हम एक साथ होकर तैयारी करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। और 2025 के अंत तक या 2026 के स्टार्टिंग तक हम आपको नौकरी आप लेकर आएंगे। तो बस आपका सपोर्ट बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी आपके लिए मेरा प्रे हमेशा रहेगा। बस बिना डरे, बिना बी पॉजिटिव होकर पेपर देना, बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।